क्या फर्क पड़ता है कि 3 साल के ग्रेजुएशन वाला कोर्स कोई बच्चा बिहार में 6 साल में करता है। आखिरकार मिथिला विश्वविद्यालय के चपरासी की तनख्वाह तो आईएएस से ज्यादा ही है। बिहार सरकार के अफसरों कुलपतियों को क्या फर्क पड़ता है कि कोई बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई छोड़ दे रहा है। उनको तो 7 रुपए वाली आंसर शीट 16 रुपए में बेच करके अपना कट ले ही लेना है। आज बात बिहार की विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन शो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को बेस्ट कुलपति का इनाम कल मिला है। हालांकि खबर आ रही है कि उनको पद से हटा दिया गया है, वो भी मिथिला से नहीं बल्कि अतिरिक्त प्रभार वाली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। चलिए थोड़ा नजर घुमा लेते हैं कि क्यों हटाए गए हैं ये साहब और बिहार के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुद्दूस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था। वीसी और प्रोफेसर कुद्दूस की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनके ऊपर राजभवन के नाम पर फर्जी और अधिक भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सबूत के तौर पर 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। उनका आरोप है कि लखनऊ के अतुल श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने राजभवन के नाम पर फोन करके भुगतान करने का दबाव बनाया है। कुलपति ने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद के टेंडर में प्रभारी कुलपति रहे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका की जांच करवाई जाए। वीसी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में लूट का खेल चल रहा है और एक बड़ा गिरोह इसके लिए सक्रिय है। अगर आपको यह नहीं पता है कि लखनऊ से ये किताबें क्यों खरीदी जा रही हैं, तो जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेसर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में भी वीसी रह चुके हैं। खैर, वीसी प्रोफेसर कुद्दूस ने उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद के मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पहले 7 रुपए प्रति कॉपी की दर से लखनऊ के बीके ट्रेडर्स के यहां से छपाई होती थी, जबकि कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसे बढ़ाकर 16 रुपए प्रति कॉपी कर दी। इतना ही नहीं, एक ही साथ 1,60,000 कॉपी का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। जब कॉपी की छपाई हो गई तो 28 लाख रुपए का बिल भेजा गया। अब ना चाहते हुए भी नाम फिर से वही आ रहा है, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह इसके लिए जिम्मेदार है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में भी कुलपति रह चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। और बिहार के बाहर जाने की बात नहीं करेंगे कि लखनऊ में उन्होंने क्या कांड किया है, अभी बिहार के अंदर रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो सुन लेते हैं जो इस कार्यक्रम के लिए शुरुआत में लिखा गया था, जब तक ये खबर नहीं आई थी कि प्रोफेसर सिंह को हटा दिया गया है प्रभारी कुलपति के पद से। तो कल बिहार के राज्यपाल और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति रात में ही दिल्ली चले गए और तब गए जब बिहार में चांसलर्स एसोसिएशन के द्वारा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को सर्वश्रेष्ठ कुलपति का चांसलर अवार्ड दिया गया। सुरेंद्र प्रताप सिंह का दूसरा परिचय यह है कि उन पर वित्तीय अनियमितता का मुकदमा चल रहा है और अब उनको हटा दिया गया है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो बिहार सरकार इन तमाम चीजों से अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है कि जी हमको पता ही नहीं है कि कौन किसको सम्मान दे रहा है, ये सब कुछ अपना ही उनका खेल है। मतलब बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य तय करने वाले 2 बड़े बड़े लोग एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। एक तरफ एक घोटालेबाज प्रोफेसर को सबसे अच्छे कुलपति होने का अवार्ड मिल रहा है, तो दूसरी ओर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चांसलर अवार्ड की स्थापना से लेकर के चयन तक में शिक्षा विभाग शामिल ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ने सुरेंद्र प्रताप सिंह पर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की थी जब इनसे सवाल पूछा गया। मतलब कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि इनाम किसको मिल रहा है, कौन बेस्ट कुलपति बन रहा है, और एक ऐसे आदमी को इनाम दिया जा रहा है जिस पर बच्चों का पैसा खा जाने का आरोप लग रहा है। एक नजर उस विश्वविद्यालय में हुई मीडिया कवरेज पर डाल लेते हैं जो पिछले कुछ सालों में हुई है, तो आपको अवार्ड की असलियत अपने आप पता चल जाएगी। करीब 97 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा खुद विश्वविद्यालय प्रशासन करता है। विश्वविद्यालय में मनमाने वेतन निर्धारण और जीआईसी के ब्याज भुगतान की वजह से तकरीबन 97 करोड़ रुपए की गड़बड़ी तकरीबन 6 महीने सामने आती है। यहां एक आईएएस अधिकारी का ए ग्रेड का वेतनमान ग्रेड सी के क्लर्क वर्षों से ले रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यह खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के साल 1972 के कुछ साल बाद से ही शुरू हो गया है, जो अभी थोड़े दिन पहले खुला है। मतलब विश्वविद्यालय, ये मिथिला विश्वविद्यालय एक कामधेनु गाय है जहां से सब दूध पी रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तहत काम करने वाले ग्रेड सी के कर्मचारियों का वेतनमान यानी चपरासी का वेतनमान आईएएस अधिकारी के वेतनमान 5400 रुपए के बराबर निर्धारित किया गया है।
अब एक और घोटाला जो खबर में आया उस पर भी नजर डाल लेते हैं। वो है विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के वित्तीय घोटाले की बात। विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य प्रोफेसर चौधरी ने यह रिपोर्ट करी है। उन्होंने बताया है कि यहां सालों से ऑडिट नहीं किया गया है और लगातार पैसे की अनियमितता हो रही है। जानकार बताते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों के संबद्ध कॉलेजों का वर्षों से ऑडिट नहीं कराया गया है। मतलब केवल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि सारे बिहार के विश्वविद्यालयों पर सवाल उठ रहा है और इसी वजह से वहां पर ऑडिट नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से घोटाले उजागर नहीं हो पा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी को विभाग खेलने से फुर्सत नहीं है। और यह आखिरी मामला नहीं है। अभी चंद रोज पहले ही खबर आई थी, एक और खबर आई थी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ही, जहां दो एजेंसी की लड़ाई में छात्र पिस रहे हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली में सुधार के मद्देनजर हाल ही में पुरानी कार्यरत एजेंसी को हटा दिया गया। उसकी जगह नई एजेंसी का चयन करने का आदेश दिया गया और जब नई एजेंसी ने काम करना शुरू भी अब कर दिया है, लेकिन पहले वाली एजेंसी द्वारा नई एजेंसी को पुराना डेटा मुहैया ही नहीं करवाया जा रहा है। इससे सारे कार्य अस्त व्यस्त हो गए हैं और विश्वविद्यालय के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ मंत्री और चांसलर खेल रहे हैं, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में एजेंसी खेला जा रहा है। चलिए 2016 की एक और खबर बताते हैं जो हंसने वाली है कम से कम। कमाल का विश्वविद्यालय है मिथिला विश्वविद्यालय। यहां 50 अंक की परीक्षा हुई और छात्र को 56 अंक दिए गए। यहां विद्यार्थी ने परीक्षा अंग्रेजी की दी और उसका रिजल्ट कॉमर्स का आ गया। अब इस पर हंसना है या रोना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। इस पर तमाम बयान दिए जा सकते हैं, बाद में गलती सुधारी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये कोई आखिरी खबर नहीं थी, ये फहरिस्त यहां नहीं रुकती है। थोड़ा जागरूक होकर खबरें पढ़ना शुरू कीजिए, आपको खबरों के साथ साथ बेस्ट कुलपति के अवार्ड की कीमत भी पता चल जाएगी। और ये अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है, हम इस पर बात महज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के कुलपति को कल बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है और आज ही उनको अपदस्थ कर दिया गया है। और दीमकों के बारे में बात करनी जरूरी है। भले ही उनके ऊपर हल्की फुल्की दवाई डाली गई हो, लेकिन नुकसान तो उनके कार्यकाल में बराबर ही हुआ है। और हटाए जाने के बाद प्रशासन और खास करके चांसलर्स एसोसिएशन क्या बोलेगा, ये देखने वाली बात है। कि कल रात वाला इनाम जो दिया गया है, जिसमें इनकी शान में सभी बुद्धिजीवी लोग कसीदा पढ़ रहे होंगे, वो एक अपराधी, एक गुनहगार को इनाम दे रहे थे, इस पर क्या बोलेंगे? इसका यही मतलब होता है कि वो लोग भी ये मानते हैं कि जो जितना बड़ा घोटालेबाज है वो उतना ही बुद्धिमान है। एक काम करिए, एक लिस्ट बनाइए और नाम लिख करके रख लीजिए जिन बुद्धिजीवियों ने ये अवार्ड दिया होगा, जिस कमेटी ने इनको बेस्ट कुलपति सेलेक्ट किया होगा, उनके भी नाम आने वाले दिनों में मीडिया में उछलेंगे, पक्का वादा है। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की प्रमुख खबरों की तरफ, जिनको हम जानेंगे इन शॉर्ट के तहत। पहली खबर कैबिनेट से जुड़ी हुई। कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले यानी 19 नवंबर को गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान कांग्रेस के नए मंत्रियों को नई सत्ता सुहा नहीं रही है और सत्ता का नशा पहले दिन से ही हावी है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ही बनते ही राजेंद्र गुढ़ा ने एक विवादित बयान दिया है। बतौर मंत्री पहली बार वो विधानसभा पहुंच रहे हैं, तो गुढ़ा से लोगों ने खराब सड़कों की शिकायत करी। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से कहा कि मेरे गांव में कटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। मंत्री ने अफसर एनके जोशी से कहा कि सड़क बननी चाहिए हेमा मालिनी के गाल जैसी, फिर खुद ही बोले कि हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि आजकल कौन सी एक्ट्रेस है। इस पर वहां मौजूद लोगों ने कटरीना कैफ का नाम लिया, तो मंत्री ने कहा कि कटरीना कैफ के गालों जैसी मेरे इस क्षेत्र की सड़क बननी चाहिए।
इसके अलावा खबर लखनऊ से। लखनऊ में 5 महीने से ओबीसी एससी की आरक्षण की मांग को लेकर के प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। बुधवार को वो सभी लोग मायावती के बंगले के बाहर पहुंच गए। करीब 24 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहां पर धरना दिया। अभ्यर्थियों की मांग पर 5 सदस्यों ने बसपा प्रमुख से मुलाकात भी की। अभ्यर्थियों ने बताया कि बसपा प्रमुख ने सदन में आवाज उठाने का भरोसा जताया है। मायावती ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तब हम कमेटी बना करके पूरे मामले की जांच करवाएंगे। इससे पहले करीब 1 घंटे से ज्यादा चले प्रदर्शन पर वहां पुलिस भी पहुंची। कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के इको गार्डन ले गई। एक दिन पहले मंगलवार को 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में धांधली के आरोप को लेकर के विधानसभा के बाहर वो धरना देने भी पहुंचे थे। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने उन शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के विधानसभा के गेट के बाहर उन्हें पहुंचा दिया था। बता दें कि 160 दिन से अभ्यर्थी प्रदेश की लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज का कानून राधेश्याम बनाम राज्य नाम का एक मामला है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर गिरफ्तार करने से उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की क्षमता होती है और इसलिए पूर्व दोषी चरण में गिरफ्तारी से निपटने के दौरान बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपनी ही कंपनी के एक मानव संसाधन विभाग में काम करने वाली एक कर्मचारी के बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी करी। राधेश्याम नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी कंपनी की कुछ अन्य महिलाओं को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था, ऐसा कहा जा रहा है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे या नहीं, इस पर निचली अदालत विचार करेगी और वह मामले के गुण दोष पर टिप्पणी करने से खुद को दूर रखेगी। कोर्ट ने कहा यह न्यायालय को नोट करना उचित लगता है और ये उचित है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की परिणामी गिरफ्तारी उक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए दोष सिद्धि के पहले के चरण में गिरफ्तारी के दौरान बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। ओशो कहते हैं कि कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? वो बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है, उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। सरल भाषा में कहें तो आपके भीतर तमाम वो शक्तियां मौजूद हैं जिनसे आप सफल या असफल या कुछ भी हो सकते हैं, बस उन्हें आपको पहचानने की आवश्यकता है। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। ये था आज का जनता जंक्शन शो। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।